Hey guys, you didn't know what we are going to witness in this chapter. अगर तुमने अभी तक ये वीडियो नहीं चेक की तो यार जरूर जाके चेक करो क्योंकि मैंने इस प्रॉपर ब्रेक डाउन किया है ब्लैक बियर्ड के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1154। चैप्टर का टाइटल है आई कांट इवन डाई। प्रेजेंट टाइम से 63 साल पहले ये वो वक्त था जब एल्डर जारुल ने अपने पेरेंट्स को खोया था और एल्बफ का पूरा विलेज तबाह हुआ था और ये करने वाली एक छोटी लड़की थी जिसका नाम लिलिन था। एल्डर जारुल ही वो इंसान था जिसने लिलिन को मारने का हुक्म भी दिया था। अगले पैनल में हम देखते हैं उसी सेम ईयर्स में एल्बफ ने मल्टीपल ट्रेजेडीज को फेस किया और ये ट्रेजेडीज थी आग लगना, बेमौसमी बर्फ और तूफानी हवाएं जिसकी वजह से फसलें तबाह हो चुकी थी। बेमौसमी बर्फ की वजह से फिशिंग तक रुक गई थी और हर जगह भूखमरी सी फैल गई थी। कैसल में एस्ट्रिड चीख रही थी कि ये सब लोकी की वजह से हुआ है, हमारी कंट्री कर्ज में आ गई है, अगर तुमने उस वक्त उसे मार दिया होता तो ये सब ना होता। गार्ड क्वीन को समझाने की कोशिश करता है कि ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन वो ये सुनना ही नहीं चाह रही थी। इतने में लोकी वो दरवाजा तोड़ के कमरे में दाखिल होता है। एस्ट्रिड चिल्लाती है कि देखो इसकी आंखें मुझे ही देख रही हैं, इसे मेरे कमरे से दूर लेके जाओ और इस मॉन्स्टर को कभी इस कमरे में ना आने देना। ये सुनते ही गार्ड लोकी को उठा के वहां से लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। चाइल्ड लोकी के आगे वो सब गार्ड भी छोटे लग रहे थे। एस्ट्रिड मजीद कहती है कि इन डिमोनिक आंखों का कुछ करना होगा वरना ये कर्ज बढ़ता जाएगा और हमारी नेशन कोलैप्स कर देगी। नेक्स्ट पैनल में बच्चा रो रहा था जिसे उसकी माँ ने थामा। अब कहती है कि ये ब्रेड का लास्ट पीस है जिसे उन जायंट्स ने छीन लिया था। वो जायंट कहता है कि इंसानों से कुछ भी छीनना बहुत ज्यादा आसान है। दूसरा जायंट कहता है कि ये एल्बफ की हिस्ट्री नहीं, एक सेंसलेस रेड, इससे एल्बफ का नाम ही सिर्फ खराब होगा। ये सुनते ही वो जायंट कहता है कि अब से यही यहाँ का लॉ है। वहीं मौजूद जायंट्स का एक ग्रुप कहता है कि हंटर विलेज के बास्टर्ड्स, इन्होंने इस विलेज पे अटैक कर दिया है, ऐसा लगता है कि इन्होंने दूसरे विलेज पर भी अटैक किया होगा, हम इन्हें ऐसे ही यहाँ पे लूट बचाने नहीं दे सकते। और ये कहते ही वो सब लोग उन लुटेरों के पीछे भागते हैं। हालात इतने खराब थे कि लोगों ने खाना ना मिलने पर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। एक जायंट कहता है मैंने सुना है कैसल में एक प्रिंस पैदा हुआ है जिसकी वजह से एल्बफ कर्ज में आ गया है। और ये कहते ही वो ईडा के घर में दाखिल होता है। वो हजरुद्दीन को पॉइंट करके कहता है तुम्हारे भाई की वजह से हम सब कर्ज में आए हैं, उसके बड़े भाई होने की वजह से तुम्हें सेक्रीफाइस करना होगा। ईडा चिल्लाती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मेरा क्यूटी तो इस दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग मैन है। ये सुनते ही जायंट कहता है कि तुम एक आउटसाइडर से ज्यादा कुछ नहीं। और वो ईडा को उठा के उस पर हमला करने ही वाला था कि इतने में हार्ल्ड वहां आता है और एक पंच मार के उस जायंट को ईडा से दूर करता है। हार्ल्ड कहता है भाइयों तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मेरे पास खबर पहुंची थी लोकी की पैदाइश और इस डिजास्टर के मुतालिक, लेकिन जैसे ही ये खबर मेरे पास पहुंची उन नेशंस ने मेरा साथ दिया बिना किसी हेजिटेशन। उन्होंने खाने से बड़े जहाज यहाँ भेजे। ह्यूमंस चाहे काफी छोटे हों लेकिन उनकी विल काफी बड़ी है। वो सब यहाँ आए हैं ताकि देख सकें कि ये खाना एल्बफ तक पहुंचा है या नहीं। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं उन सभी शिप्स को जो खाने और दूसरे सामान से लदी एल्बफ पोर्ट पे पहुंच चुकी थी। वहां से हार्ल्ड कैसल जाता है जहां वो एस्ट्रिड की तस्वीर देखता है। गार्ड उसे बताता है कि एस्ट्रिड ने अपने मरते वक्त ये डिक्लेयर किया था कि एल्बफ में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं उसकी वजह मेरा कर्ज प्रिंस है। जिसे सुनते ही हार्ल्ड काफी रोया था। ये सब बात होने के बाद हार्ल्ड लोकी को अपने हाथों में उठाता है जो बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहा था। लोकी की आंखों में बंदी पट्टी देख के हार्ल्ड कहता है ये क्या है, जिसपे गार्ड कहता है कि किसी कंडीशन की वजह से उन्होंने आंखों को कवर किया है ताकि ये ज्यादा इफेक्टेड ना हो जाए। हार्ल्ड कहता है वो तो ठीक है लेकिन लोकी मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, क्या इसकी वजह इसकी माँ तो नहीं थी। विंटर गुजरते ही हार्ल्ड एक कॉन्फ्रेंस रखता है और कहता है कि हमें ब्रांच रूट यूज करने होंगे इंटरनल ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए। और उसके बाद से हार्ल्ड एल्बफ को बिल्ड करने में ज्यादा ध्यान देता है, जबकि लोकी उसके लिए एस्ट्रिड का बड़ा भाई आया था ताकि वो उसका ध्यान रख सके। ईडा जिसने अंडरवर्ल्ड में बार ओपन कर लिया था। हजरुद्दीन कहता है कि माँ आप जानती हो ना इस जगह पे बीस्ट रहते हैं। ईडा जवाब देती है कि कोस्ट लाइन के करीब होने की वजह से बीस्ट यहाँ नहीं आएंगे और ये बार मैंने फिशमैन और दूसरे पायरेट्स के लिए ओपन किया है। और तुम्हें क्या अपनी ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना हजरुद्दीन। और ये वही बार था जहाँ पे शैंक कोलन को तंग कर रहा था। 56 ईयर्स अगो जरुल हाउस। जरुल कहता है कि हार्ल्ड तुम्हें रेवरी सीन में देखा गया था। हार्ल्ड जवाब देता है कि मैं अपने एक दोस्त का गार्ड बन के उधर दाखिल हुआ था, अगर वो मर्डर वहां ना होता तो मेरी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाती और ये काफी बड़ी मुसीबत बनती। जरुल जवाब देता है क्या तुमने गलेरा हैमर कंपनी के बारे में नहीं सुना। हार्ल्ड कहता है कि वो सब जायंट वार हैमर्स, मेरा तो ख्याल था कि वो मिथ है। जरुल जवाब देता है नहीं वो सब सच है, वो जायंट्स दूसरी नेशंस में सफर करते थे और हमें खत लिख के भेजते थे और उन्हीं का मैंने आखिरी खत पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हंड्रेड्स ऑफ जायंट्स को प्रिजन बना लिया गया था इंक्लूडिंग एंशिएंट जायंट्स। जरुल हार्ल्ड को समझाता है कि
कोई वजह तो है कि तुम्हारी इतनी मेहनत करने पर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हॉरर कहता है ये र्यूमर्स है, लेकिन मैंने सुना है कि एक पूरी जायंट्स की आर्मी को कहीं पे फ्रोज करके रखा गया है। ऐसे लगता है कि हमारे लोग इन इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन मैं इस मसले को हल करके ही रहूंगा। लोकी, मैं जानता हूँ मेरी बहन तुम्हारी वजह से मरी है। और उसके बाद से एस्ट्रिड के भाई ने लोकी को तंग करना शुरू कर दिया था। एक दिन खबर मिलती है कि उसकी बॉडी डेथ ऑफ रेम से मिली है। ये सुन लोकी काफी ज्यादा मुस्कुराया था। 48 साल पहले हार्ल्ड अनाउंस करता है कि वो दूसरी नेशंस के साथ ताल्लुकात बढ़ाएगा ताकि दूसरी नेशन जायंट्स को अपनी नेशन में दाखिल होने दें। ये एक डिजास्टर है, अपने घर के दरवाजे बंद कर लो। हार्ल्ड दोबारा से अपनी जर्नी पर निकल गया और इसी के साथ लोकी उन सब जायंट बीस्ट के साथ विलेज पर हमला करता है। लोकी कहता है कि सब वीक लोगों को मार दो क्योंकि यहाँ इनका कोई काम नहीं। हजरुद्दीन लोकी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि डैड ने ये सब रिबिल्ड किया था और तुम सब ये तबाह कर रहे हो। डैड, तुम उस इंसान की बात कर रहे हो जिसकी मेरे नजदीक कोई इज्जत नहीं है। वो ह्यूमंस को ऐसे क्यों ट्रीट करता है? लोकी की बात सुन हजरुद्दीन कहता है कि हमें ये सब अब एक दूसरे के नजरिए से देखना चाहिए। अपने बड़े साइज होने की वजह से तुम पागल बने हुए हो। और ये सुनते साथ ही लोकी हजरुद्दीन को मारता है। लोकी चिल्लाता है ये सब मेरा हक है क्योंकि मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। इतने में जर्ड और गोल्डबर्ग हजरुद्दीन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम कितने ही वीक हो भाई, तुम्हें तो उन वीकलिंग की ग्रुप में होना चाहिए क्योंकि ये सब तुम्हारी माँ की खून की वजह से है। इतने में गार्ड आगे बढ़ता है और लोकी को रोकता है। कहता है कि ये तुम्हारा भाई है, इसके साथ ऐसे ना करो। लोकी कहता है कि उसे प्रिंस कहना बंद करो और ये कहते ही वो गार्ड को भी मारता है। दूसरे बच्चों को उनकी माँ के पास देख लोकी का वो जख्म अभी तक बढ़ा नहीं था और इसी के साथ वो सन वर्ल्ड से अंडरवर्ल्ड में छलांग लगाता है। नीचे गिरने के बावजूद भी लोकी मरा नहीं था, बल्कि वो वहां पे रो रहा था। नेक्स्ट पैनल में एक इंसान चिल्लाता है कि यहाँ की वेलकम पार्टी कहाँ है और ये कहते ही वो उस बड़े पहाड़ को 2 हिस्सों में काट देता है। लोग लोकी के पास आते हैं। देखो, हमने एक जायंट को देख लिया, ये जरूर एल्बफ है। शिकी कहता है कि इस बच्चे का फेस किसी डेवल से कम नहीं। व्हाइट बियर जवाब देता है कि ये एल्बफ ही है, लेकिन इस बच्चे का साइज दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा बड़ा नहीं। और बच्चे तू क्यों रो रहा है? और सिंगल पैनल में हम देखते हैं रॉक्स डी ज़ेबेक को विद शेकी व्हाइट बियर्ड। नरेटर लिखता है कि हार्ल्ड इस इंसान से 8 साल पहले मिला था रेवरी में और इसी ने नेवी एडमिरल को मारा और वहां से गायब हो गया बिना किसी ट्रेस के। और वब से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसकी बाउंड्री बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। ज़ेबेक कहता है बच्चे, मेरे 2 सवाल है और उनका जवाब हाँ में देना। मैं वो इंसान नहीं जो ना सुने। पहला तो क्या ये एल्बफ है, और दूसरा क्या हार्ल्ड यहाँ पे मौजूद है? और यहाँ होता है चैप्टर का एंड। यार बड़ा गूज बम्स यार, इट फील सच एन ओडा। ओडा सेंसे भी लाइक एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करूंगा और वो पड़ा है तुम्हारा जिन्वो। पहले तो चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर वाज फुल ऑफ डिजास्टर। फिर पंख हजर्ड का वो मोमेंट जहां हमने जायंट्स को जमा हुआ देखा था और लास्ट में रॉक्स की एंट्री, द फादर ऑफ ब्लैक बियर्ड। इसीलिए कहा था कि उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना क्योंकि उसमें मैंने कम्प्लीटली ब्लैक बियर्ड और थोड़ा बहुत ज़ेबेक के बारे में बताया है। पहले तो ये कि ज़ेबेक मरा नहीं है, बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको कहीं जमा के रखा है और इसकी बात मैंने वीडियो में की हुई है। तो जाके जरूर वीडियो को चेकआउट करना। और यहाँ करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ अपनी फेवरेट थ्योरीज अबाउट वन पीस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।